गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? चलिए, सरफेस केमिस्ट्री आज स्टार्ट करना था और मैंने बोला था कि मॉड्यूल सब अपने पास में रखना, क्योंकि मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे अपन। तो मैंने अभी जो मॉड्यूल है उसी के स्क्रीनशॉट बना के सामने रखे हुए हैं, तो आपको जो स्लाइड है उस पे मॉड्यूल के पेजेस ही नजर आएंगे। ठीक है, तो इसी के थ्रू अपन स्टडी करेंगे। तो एज सच हैंड आउट की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट है वो मॉड्यूल का ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले तो जो पृष्ठ रसायन है, सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली अपन वो सारे के सारे फिनोमिनाज या ऐसी परिघटनाएं पढ़ेंगे जो सरफेस पर होती है, यानी सतह पर होती है। ठीक है, सतह का मतलब क्या है? दो जो अलग अलग अवस्थाएं हैं पदार्थ की, उनके बीच की जो सतह होती है। जैसे अपन बोलते हैं कि ये मेरे हाथ की सतह है, तो मतलब ये ठोस है और यहाँ क्या है? गैस। तो गैस और ठोस की जो बीच की जो इंटरफेस है या पृष्ठ है, इसी को अपन सतह बोलेंगे या पृष्ठ बोलेंगे। तो पृष्ठ पे या सतह पर होने वाले जितनी भी परिघटनाएं हैं वो सब पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। इसमें चैप्टर के 3 मुख्य भाग हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला तो है अधिशोषण, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। दूसरा, अधिशोषण के बाद अपन पढ़ेंगे कोलॉइड, ठीक है। और तीसरा, कोलॉइड के बाद अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक यानी जो अधिशोषण से संबंधित उत्प्रेरक, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा चैप्टर रटने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें 90% चीजें आपको रटनी ही है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उन सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे, दिमाग में सेटल कर लेंगे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा याद रखने के लिए बार बार चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके पॉइंट दिमाग में सेटल होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें अपन पढ़ते हैं अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब क्या है? नोट्स आपका, आप पेन लेके बैठिए, मॉड्यूल में ही लिखते चलना। जो जो मैं यहाँ पर लिखूंगा उसको मॉड्यूल में ही साथ में लिखते चलना। ये एक कागज अलग से अटैच कर देना। ठीक है, तो जो जो मैं मॉड्यूल पे यहाँ पे लिखता चलूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी मेरे को लिखने की तो आप साथ के साथ उसे मॉड्यूल में मेंशन करना। अदरवाइज मॉड्यूल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा जरूरत कुछ पड़ेगी नहीं। तो देखिए, अधिशोषण को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अधिशोषण को समझने के लिए मान लिया अपने पास एक पात्र है। ठीक है, और इस पात्र के अंदर ऑक्सीजन गैस भर दी है। तापमान मान लिया कमरे का ताप है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन गैस के कारण जो दाब है वो मान लिया 2 एटीएम है कुछ। अब मैंने क्या किया, इसी पात्र में चारकोल का एक टुकड़ा डाल दिया। ठीक है, पात्र वही है, गैस की मात्रा वही थी, ताप वही था। मैंने बस एक चारकोल का टुकड़ा भी रख दिया साथ में। चारकोल का टुकड़ा रखने से मुझे पता पड़ता है कुछ देर के बाद कि दाब जो है वो 2 एटीएम से थोड़ा सा कम हो गया। अब दाब कम होने का कारण अगर मैं सोचूं तो देखिए, पात्र वही है यानी आयतन में कोई प्रभाव नहीं किया। ताप वही है, ताप में कोई प्रभाव नहीं किया। गैस की मात्रा मैंने वही भरी थी, पहले जो थी उसमें भी कोई प्रभाव नहीं किया। केवल मैंने चारकोल का पीस अलग से रख दिया। तो अब जो ताप है और पात्र का आयतन है, ये तो परिवर्तित हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो भौतिक गुण हो गए एक तरह से। तो निश्चित रूप से जब दाब कम हुआ है, तो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है कि गैस के जो कण है पात्र के अंदर, उनकी संख्याएं घट गई। अगर संख्याएं भी नियत रहती, कण वही रहते, तो दाब वही आता। तो प्रयोग को अगर और ज्यादा स्टडी करते हैं तो पता पड़ता है कि जो ऑक्सीजन गैस है उसके कुछ कण चारकोल की सतह पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, यानी कण सतह पर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। इसके कारण जो गैस के कण थे पहले पात्र में, उनका कुछ कण पात्र की चारकोल की सतह पर बैठने के कारण दाब में क्या आ जाती है? कमी। ठीक है,
इस परिघटना को बोलते हैं अधिशोषण। तो अधिशोषण में किसी एक विशेष पदार्थ के कण किसी अन्य पदार्थ की सतह पर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं या उन पे चिपक जाते हैं, इसी परिघटना को अधिशोषण कहा जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन गैस के कण चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो गए, इस प्रकार से कहा जाएगा। ठीक है, अब ये जो चारकोल है इसको बोला जाता है अधिशोषक, और जो गैस है यानी ऑक्सीजन है इसे बोला जाता है अधिशोष्य। तो ये इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अधिशोषक यानी जिसकी सतह पर अधिशोषण हो रहा है, और अधिशोष्य जिसका अधिशोषण हो रहा है। ठीक है, तो अधिशोषण आणविक सतह बलों के कारण जो सतह पर इकट्ठा होने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसको अधिशोषण कहते हैं। अब ये देखिए अधिशोषण में दिखाया हुआ है डायग्राम, पहला डायग्राम देखिए, ये अधिशोषण को दर्शा रहा है। ठीक है, पहला डायग्राम जो है अधिशोषण को दर्शा रहा है। तो जो क्रॉस 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 लगे हुए हैं बाहर की तरफ, ठीक है, ये तो हो गए गैस के अणु, और बीच में क्या हो गया आपका अधिशोषक, अधिशोषक की सतह पर कण इकट्ठे हुए। तो जो कण है या ऑक्सीजन जो है उसके कणों की सांद्रता सतह पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन कण अंदर नहीं जाएंगे, जो चारकोल है उसके अंदर नहीं जाते। ठीक है, अब दूसरा इसी से मिलता जुलता और नाम जो है वो होता है अवशोषण। अवशोषण का डायग्राम देखिए दूसरा बना हुआ है। अवशोषण का मतलब है कि जब कण सतह पर ना होकर अंदर चले जाए। ठीक है, जैसे स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज के टुकड़े को पानी में डाल देंगे तो वो अंदर तक चला जाते हैं पानी के कण, तो वो होता है अवशोषण। ठीक है, तो अवशोषण क्या है, पूरे के पूरे पदार्थ का गुण है, सतह का गुण नहीं है। ठीक है, जबकि अधिशोषण क्या है, सतह का गुण होता है, सतह की प्रक्रिया है। तो अवशोषण में ध्यान से देखें, जब पदार्थ ठोस या द्रव के निकाय में पूर्णतः वितरित हो जाता है, समान रूप से बट जाएगा पूरे के पूरे पदार्थ के अंदर, ठीक है, उसे अवशोषण कहेंगे। और कभी कभी यह भी पाया जाता है कि पदार्थ अधिशोषण और अवशोषण दोनों दर्शाता है एक साथ। तो अगर अधिशोषण और अवशोषण दोनों दर्शाता है तो उसे कहा जाता है शोषण, जो कि तीसरे डायग्राम में दिखाया गया है, कण अंदर भी है और सतह पर भी। ठीक है, इसमें अधिशोषक के जो उदाहरण दे रखे हैं, ये कुछ उदाहरण है आपको याद रखने हैं। चारकोल हो गया, निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया। ठीक है, इसके बाद अधिशोषण और अवशोषण, इनमें अंतर क्या है। अधिशोषण केवल सतह पर होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे डार्क नजर आए, ब्लैकिश नजर आए, तो आपका जो मॉड्यूल है मॉड्यूल में आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फोटो खींचने में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ गया हो। तो अधिशोषण जो है वो केवल सतह की प्रक्रिया है। ठीक है, तो पदार्थ जो भी गैस अधिशोषित हो रही है या द्रव के कण अधिशोषित हो रहे हैं ठोस की सतह पर, तो इसमें सांद्रता सतह पर बढ़ जाती है, जबकि अवशोषण में पूरे पदार्थ में समान वितरण होता है। ठीक है, प्रारंभ में अधिशोषण बहुत तेजी से होता है क्योंकि पूरी सतह खाली रहती है, पूरी सतह खाली है तो पूरी सतह पर अधिशोषित होंगे कण। लेकिन धीरे धीरे अधिशोषण होता जाएगा तो खाली सतह कम होती जाएगी और अधिशोषण की प्रक्रिया धीरे धीरे मंद होती है, लेकिन प्रारंभ में बहुत तेजी से होती है, यानी दर समय के साथ घटेगी। लेकिन अवशोषण समान दर से होता है, लेकिन होता धीमे धीमे है। अवशोषण जो है वो धीमा प्रक्रम है लेकिन समान दर से होगा। अधिशोषण क्या है, तीव्र प्रक्रम है और प्रारंभ में बहुत तेजी से होता है, बाद में जाके धीमा हो जाता है। ठीक है, ये इसके क्या है, मुख्य अंतर है। अधिशोषण की जो क्रियाविधि, अब अधिशोषण होता क्यों है ये समझते हैं। तो यहाँ जो मैं डायग्राम बनाऊंगा बेटा, एक चीज है कि आज ये जो फाइल है इसका साइज बहुत बड़ा होगा क्योंकि फोटो मैंने खींच के इस पे पेस्ट किए हैं। तो आप जो भी मैं डायग्राम बनाऊं अपने कॉपी में साथ के साथ बनाते चलना। ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ डायग्राम के कारण फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अधिशोषण की प्रक्रिया होती क्यों है इसको समझते हैं। मान लिया ये ठोस की सतह है और मान लिया ये द्रव है। ठीक है, ठोस और द्रव किसी की भी बात करो, हमेशा जो सतह पर उपस्थित कण रहेगा, ठीक है, इस कण पर लगने वाले बल क्या रहेंगे, असंतुलित रहेंगे। लेकिन जो अंदर कण रहते हैं उन पर लगने वाले बल क्या रहते हैं, संतुलित। तो अंदर जो कण है उस पे चारों तरफ, बाहर जो कण उपस्थित है उसके चारों तरफ, उनके कारण लगने वाले बल क्या रहते हैं, संतुलित। जबकि सतह पर जो कण हैं उनके बल क्या रहते हैं, असंतुलित रहते हैं। यानी सतह के कणों के पास अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि उनके बल क्या है, असंतुलित। जितने ज्यादा असंतुलित बल होंगे ऊर्जा उतनी रहेगी। तो अधिशोषण में यही होता है, जो सतह के कण होते हैं,
ठीक है, वो क्या रहते हैं, असंतुलित बलों के कारण क्या रहते हैं, उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। अब ये चाहते हैं कि भाई इनकी ऊर्जा कम हो जाए, यानी इनके बल क्या हो जाए, संतुलित। तो ऐसी अवस्था में अगर सतह से कोई दूसरा अवयवी कण जा रहा है, आसपास कोई दूसरा अवयवी कण है, उसे ये अपनी तरफ खींच कर, या वो कण सतह के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करके बलों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो बाहर से अगर कोई दूसरा कण जा रहा है और वो इसकी सतह पर क्या हो गया, सतह के आसपास आएगा, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहां से बल क्या होते जाएंगे, संतुलित होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इन बलों के संतुलन करने के लिए ही अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया के लिए क्या कारक है कि सतह पर उपस्थित जो कण है उनके पास असंतुलित बल होते हैं, और इन असंतुलित बलों को संतुलित करने के लिए अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया में ध्यान से सुने आप, बल संतुलित होते जाएंगे सतह के बल संतुलित होने के कारण सतह पर उपस्थित कणों की ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी, घटेंगी। ठीक है, सतह के बल के कणों के बल क्या होंगे, कम होंगे, जिससे ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा कम होगी, यानी ऊर्जा क्या होगा, निष्कासन होगा, यानी डेल्टा एच क्या आएगा, लेस देन 0। ठीक है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। दूसरी चीज है कि गैस के कण जो सतह पर बैठ रहे हैं, पहले वो कण इधर उधर घूम रहे थे पूरी तरह से, लेकिन बाद में सेटल हो गए, तो उनके कणों की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण एंट्रोपी में क्या आती है, कमी आती है। तो एंट्रोपी क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। ठीक है, अधिशोषण की प्रक्रिया स्वतः होती है हमेशा। अधिशोषण की प्रक्रिया हमेशा क्या रहती है, स्वतः रहती है। स्वतः होने के कारण डेल्टा जी क्या रहेगा, ऋणात्मक, और स्वतः होने के कारण पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी धनात्मक आएगी। ठीक है, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, लेकिन निकाय के लिए ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके उदाहरण हैं, जैसे जल जो है, आपने देखा होगा कि जब आप थर्मस बोतल लेने जाते हैं तो उसमें अंदर एक पाउच निकलता है। ठीक है, तो वो पाउच क्या होता है, निर्जलीकारक जैसा होता है। तो उसमें मुख्यतः या तो कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं या सिलिका जेल का ज्यादा प्रयोग करते हैं लोग। तो कैल्शियम क्लोराइड जो निर्जलीकारक होता है, वो एक्चुअली जल के कणों को अवशोषित करता है, यानी पूरे के पूरे कैल्शियम क्लोराइड के जालक में जल के कण पूरे में वितरित होते हैं, तो वो अवशोषण की प्रक्रिया है। लेकिन जो सिलिका जेल है वो केवल जल के कणों को अपनी सतह तक ही रखता है, यानी क्या करता है, अधिशोषित करता है। इसी तरह से अमोनिया का जल में अवशोषण होता है, लेकिन अमोनिया का चारकोल की सतह पर अधिशोषण होता है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, सारे उदाहरण। ठीक है, सारे के सारे उदाहरण याद रखने हैं। ठीक, इसमें स्याही वाला है कि स्याही चौक को स्याही में डाल के बाहर निकाल लेंगे, तो जो इंक के ब्लू कण है वो तो सतह पर अधिशोषित होते हैं, लेकिन पानी जो है उसमें वो अंदर तक अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण, ये 5 जो 6 उदाहरण हैं, ये उदाहरणों को याद रखेंगे। ये मुख्यतः अधिशोषण के उदाहरण हैं, डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट है कि ऐसा ही होता है, हमें याद ही रखना है। अगला, अधिशोषण के प्रकार। ठीक है, ध्यान से देखें अधिशोषण के प्रकार क्या है। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना। ठीक है, अधिशोषण के प्रकार समझते हैं। अच्छा, ये दोबारा बताइए कि आवाज आ रही है क्लियर, आवाज आ रही है, स्लाइड नजर आ रही है। तरुण बेटा, स्लाइड नजर आनी चाहिए, सेटिंग चेक कीजिए। अभी तो नजर आनी चाहिए स्लाइड, बीच में मैंने 1 सेकंड के लिए हटाई थी। ठीक है, चलिए, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण का जो कारण है वो होता है अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य आकर्षण। भाई बल, आकर्षण बल लगते हैं बलों को संतुलित करने के लिए, तो सतह पर अधिशोषण होता है। अब ये जो आकर्षण बल हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं।
या तो दोनों कणों के बीच में, सतह और कण के बीच में जो आकर्षण है वो क्या हो, वान डेर वाल आकर्षण हो, जो कि दुर्बल होता है, ठीक है। और दूसरा जो रहता है वो क्या रहेगा आपका, प्रबल हो सकता है, यानी सतह और कण के बीच में क्या बन जाए, क्या बन जाए, रासायनिक बंध बन जाए। तरुण बेटा लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कीजिए, बाकी सबको तो नजर आ रहा होगा, बाकी सबको नजर आ रहा है ना, ये स्लाइड पर जो लिखा हुआ है अधिशोषक के प्रकार, फोटो बना हुआ है, बाकी सबके साथ कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। तो जो अधिशोषण के प्रकार हैं वो वास्तविकता में बलों के आधार पर किए गए हैं। अगर दोनों के बीच में बल, अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में जो बल हैं वो प्रबल हैं, यानी दोनों के बीच में रासायनिक बंध बन गया, तो उसे रासायनिक अधिशोषण बोलेंगे। और अगर दोनों के बीच में दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल है तो उसे भौतिक अधिशोषण बोलेंगे। अब यहीं से अंतर चालू होते हैं। जैसे पहला अंतर, अंतराण्विक बल दे रखे हैं, तो भौतिक में वान डेर वाल बल होते हैं और रासायनिक में रासायनिक बल बनते हैं, ठीक है। भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ की सतह पर भौतिक रूप से अधिशोषित हो सकता है, क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बल हमेशा उपस्थित रहते ही है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण हमेशा नहीं होगा। रासायनिक अधिशोषण तभी संभव है जब अधिशोष्य और अधिशोषक के कणों के मध्य आपस में बंध बनने का सामर्थ्य हो, यानी दोनों जब एक दूसरे से अभिक्रिया करके बंध बना सकें तभी रासायनिक रूप से अधिशोषण हो सकेगा। यानी रासायनिक अधिशोषण सभी का हो ये जरूरी नहीं है, बंध बनाने की क्षमता होगी तभी रासायनिक अधिशोषण होगा, इसीलिए यह विशिष्ट प्रकृति का होता है। अगला है उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि जो कण अधिशोषित हो चुका है उसे ताप में परिवर्तन करके हटाया भी जा सकता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय नहीं होता। जैसे चारकोल की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण हो गया, फिर जब ये रासायनिक अधिशोषण के रूप में बंध बनाता है और मैं ताप बढ़ा के ऑक्सीजन को पृथक करने की कोशिश करता हूं, तो ऑक्सीजन गैस पृथक ना होकर CO गैस पृथक होती है। इसका मतलब जो कार्बन और ऑक्सीजन है उन्होंने बंध बना के रासायनिक अधिशोषण कर लिया, अब उसे विपरीत करने के लिए यानी ऑक्सीजन को हटाने की कोशिश जब करता हूं तो CO गैस हटती है, यानी जो गैस अधिशोषित हुई वो नहीं हट पा रही, यानी अनुत्क्रमणीय ही कहा जाएगा, उत्क्रमणीय नहीं, यानी विपरीत दिशा में नहीं जा पा रहा है। इस तरीके से इसको ध्यान रखें। अगला चौथा पॉइंट, अधिशोषण की ऊष्मा। देखिए वान डेर वाल आकर्षण बल जो रहते हैं वो दुर्बल होते हैं, रासायनिक बंध प्रबल होते हैं, और हमें पता है कि बंध जितना प्रबल बनेगा उसके साथ संबंधित ऊर्जा उतनी ही ज्यादा रहेगी। कहने का मतलब अगर भौतिक अधिशोषण है तो उसमें दुर्बल बंध है तो ऊर्जा कम निष्कासित होगी। अगर अधिशोषण रासायनिक है तो रासायनिक बंध है तो ऊर्जा अधिक उत्सर्जित होगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अगली चीज के रासायनिक बंध बनने के लिए कुछ ना कुछ सक्रियण ऊर्जा भी चाहिए होती है। रासायनिक बल गतिकी में देखा था भाई, सक्रियण ऊर्जा चाहिए पहले तो, तब सक्रिय संकुल बनेगा, उसके बाद बंध बनेगा, ठीक है। तो उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है रासायनिक अधिशोषण में, जबकि भौतिक अधिशोषण में ऐसा नहीं है। इसके अलावा जब भौतिक अधिशोषण में उच्च दाब लगाया जाता है, तो जैसे ये एक ठोस है, इसकी सतह पर एक परत बन चुकी है, अधिशोषक के कण इस पे गैस के सेट हो गए, ठीक है, भौतिक अधिशोषण। अब अगर मैं दाब और बढ़ा दूं तो ये भी हो सकता है कि सतह जो है एक कणों की, इसके ऊपर दूसरी सतह भी जमा होना चालू हो जाए, यानी एक से ज्यादा अधिशोष्य की सतह बनती चली जाए। लेकिन ये सामान्यतः उच्च दाब पर ही होता है, सामान्य दाब पर ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में हो सकता है। रासायनिक अधिशोषण में एक ही परत बनेगी, क्यों? क्योंकि देखिए ये कण है, इसने इस कण के साथ रासायनिक बंध बना लिया। अब जो रासायनिक बंध बनने की क्षमता है वो तो निश्चित है ना भाई, एक ही बंध बन सकता है, दो बन सकते हैं, तीन बन सकते हैं, चार। एक कण से बंध बनने की जो क्षमता है वो निश्चित है भाई, कोई एक विशेष कण एक निश्चित संख्या में ही तो बंध बना सकता है, दो तीन चार इस तरीके से। तो जितने भी बंध बनने हैं वो पहली सतह बनाने में प्रयोग में हो गए, ठीक है।
अब जब दूसरी सतह के दूसरे जो कण आकर्षण के कारण मान लो बंध बनाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए तो जगह ही नहीं बची बंध बनाने की। जैसे कार्बन है, मान लिया कार्बन 4 से ज्यादा बंध बना नहीं सकता, तो एक जो सतह बनी है कणों की अधिशोष्य की, उसमें सभी बंधों का प्रयोग हो गया, तो दूसरी कण के लिए बंध बनाने की क्षमता बची नहीं, यानी दूसरी परत नहीं बनेगी। ठीक है, तो अधिशोषण रासायनिक है, तो इसमें केवल एक ही परत का निर्माण होगा। अगला है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ये दोनों ही गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी गैस बदलोगे तो अधिशोषण की मात्रा बदल जाएगी। ठीक है, अगर बदलोगे गैस तो अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, बदल जाती है। कोई गैस कम अधिशोषित होगी, कोई ज्यादा अधिशोषित होगी। ठीक है, इसी तरह से रासायनिक में भी कोई गैस जो बंध बना रही है वो तो अधिशोषित हो जाएगी, जो गैस बंध नहीं बना सकती तो वो अधिशोषित नहीं हो पाएगी। इसी तरह से ताप का प्रभाव है। भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर जो अधिशोषण की मात्रा है ये क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ाने पर जो आकर्षण बल हैं, भौतिक आकर्षण बल हैं, वांडरवाल, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही दुर्बल है बेचारे। ठीक है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर पहले तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है पहले, क्योंकि प्रारंभ में इसे सक्रियण ऊर्जा चाहिए होती है, तो ताप बढ़ाते हैं तो सक्रियण ऊर्जा के आवश्यकता के कारण ज्यादा से ज्यादा अणु क्या करते हैं, बंध बना पाते हैं उच्च ताप पर। लेकिन फिर उसके बाद घटने भी लगती है, क्यों, क्योंकि जो बने हुए बंध हैं वो किसी ना किसी विशेष ताप पर जाकर टूटेंगे भी सही। तो जब ज्यादा ताप बढ़ा दोगे बहुत ज्यादा, तो वो बंध टूटने लगेंगे, तो उसके कारण मात्रा में क्या आने लगेगी, कमी भी आने लगेगी। तो रासायनिक अधिशोषण पहले बढ़ेगा ताप बढ़ाने पर, फिर घटेगा बंध वियोजन के कारण। ठीक है, अब इसके बाद अधिशोषण की प्रकृति की जो दर है, ठीक है, यानी जो अधिशोषण किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इन सबको देखा जा रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सतह जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, सतह जितनी ज्यादा होगी अधिशोषण उतना ही ज्यादा होगा। पहली चीज तो ये क्लियर, सतह कम है अधिशोषण कम, सतह ज्यादा है तो अधिशोषण ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा अधिशोष्य की प्रकृति, यानी जो गैस अधिशोषित हो रही है। अभी हमने क्या बोला, ठीक है, कि भौतिक बंध आकर्षण बल बनने होने चाहिए दोनों के बीच में, तो आकर्षण बल जितने ज्यादा होंगे अधिशोषक अधिशोष्य उतना ही ज्यादा क्या होगा, सतह पर जाकर बैठना चालू करेगा। अगर आकर्षण बल दुर्बल है तो कम अधिशोषण होगा, आकर्षण बल प्रबल है तो अधिक अधिशोषण होगा। अब ध्यान से सुने, कोई दो गैस हैं ए और बी, दोनों गैसों की अगर तुलना करें, जैसे H2 और SO2, H2 और SO2 यहाँ डायग्राम में दे रखा है। H2 का क्रांतिक ताप कम है, SO2 का क्रांतिक ताप ज्यादा है। इसका मतलब H2 की द्रवित होने की प्रकृति कम है, SO2 की द्रवित होने की प्रकृति ज्यादा है। इसका मतलब SO2 के कणों के मध्य आकर्षण क्या है, ज्यादा है, यानी SO2 में वांडरवाल ज्यादा लगाएंगे, यानी वांडरवाल आकर्षण SO2 का क्या है, ज्यादा है। तो जिसका वांडरवाल आकर्षण ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा अधिशोषित होगी। कहने का मतलब क्रांतिक ताप बढ़ेगा, इसका मतलब द्रवित होने की प्रकृति बढ़ेगी, इसका मतलब आकर्षण बल बढ़ेंगे, इसका मतलब अधिशोषित होने की मात्रा भी बढ़ेगी। इस तरीके से कनेक्ट करना है एक एक करके। तो कहने का मतलब क्रांतिक दाब बढ़ने से द्रवीकरण आसान होता है, जिससे आकर्षण इसका मतलब आकर्षण बल बढ़ते हैं, इसका मतलब अधिशोषण तेजी से होता है। तो इस टेबल में देखिए, दाएं से बाएं से दाएं जब जा रहे हैं तो क्रांतिक ताप बढ़ रहा है और अधिशोषण का आयतन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ताप का प्रभाव, अधिशोषण पर ताप का प्रभाव देखते हैं। तो अभी बोला था कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, घटती है भौतिक में, लेकिन रासायनिक में पहले बढ़ती है फिर घटती है। ठीक है, तो बस यही लिखा हुआ है। तो इसमें x और m का मतलब समझेंगे। x बाय m को बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इस तरीके से बोला जाएगा। यहाँ x क्या है,
एक्स है अधिशोष्य का भार और एम क्या है, अधिशोषक का भार। ठीक है, तो जो प्रक्रिया है, जो ये देखिए ऊपर प्रक्रिया लिख रही है ताप के प्रभाव के जस्ट नीचे, अधिशोषक प्लस अधिशोष्य अधिशोषण हो रहा है। ठीक है, डेल्टा एच क्या है, ऋणात्मक। अब इसमें जो अधिशोष्य है, जैसे ये मान लिया गैस है और अधिशोषक मान लिया क्या है, ठोस। ठीक है, तो डेल्टा एच ऋणात्मक है, तो अगर ताप, सामान्य ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, कम, क्योंकि अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर लगातार क्या होता जाता है, कम, क्योंकि एक तो वैसे ही दुर्बल आकर्षण है कणों के बीच में, आप ताप बढ़ा दोगे तो बेचारा वो बल भी क्या हो जाएगा, क्षीण होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो अधिशोषण घटता है। ठीक है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में पहले ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्यों, क्योंकि उसे सक्रियण ऊर्जा चाहिए। सक्रियण ऊर्जा के प्रभाव के कारण प्रारंभ में तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद घटने लगेगा, क्योंकि बंध बने हुए टूटने भी लग जाएंगे बाद में। तो इसीलिए रासायनिक में पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, अब देखते हैं दाब का प्रभाव। जो अभिक्रिया हमने ऊपर देखी, अधिशोषक प्लस अधिशोष्य, ठीक है, इसमें अधिशोषक ठोस है, अधिशोष्य मान लिया क्या है, गैस। तो ये जो अभिक्रिया है, ये जो प्रक्रम है, इसका डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन 0। ठीक है, अधिशोषण के बाद तो ठोस ही बन गया पूरा, गैस के कण भी चिपक गए, वो भी ठोस की प्रकृति में आ गए। तो इसका डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन 0। यानी अगर मैं दाब बढ़ाऊंगा तो सामने आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, गैस तो अभिकारकों में, उत्पाद में तो कोई गैस है ही नहीं, वो तो चिपक गई, सेटल हो गई। तो गैस का दाब बढ़ाने पर सामने आगे जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा गैस क्या होगी, सतह पर अधिशोषित होगी। ठीक है, तो ऐसा सिंपली इसलिए होता है क्योंकि दाब बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा कण अब सतह पर टक्कर कर पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा अधिशोषण होगा। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ेगा। इस प्रक्रिया को गणितीय रूप से बताने के लिए कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण कितना बढ़ेगा, यानी दाब दुगना कर दिया तो अधिशोषण की मात्रा दुगनी होगी, 3 गुनी होगी, क्या प्रभाव होगा, बढ़ेगा तो सही, लेकिन किस प्रकार बढ़ेगा गणितीय रूप से, उसको समझाने के लिए दो मुख्य क्या दिए गए थे, नियम दिए गए थे। पहला नियम था जो कि दिया गया था फ्रेंडलिक के अनुसार। ठीक है, लेकिन उस नियम को पढ़ने से पहले अपन सामान्य रूप से देखें तो जो x बटा m होता है, इसका जब दाब के साथ ग्राफ बनाया जाता है, तो ग्राफ देखिए आपको नजर आ रहा होगा नीचे, पहले दाब क्या हो रहा है, पहले x बाय m बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे संतुलित होता जा रहा है, यानी बाद में क्या हो गया, दाब पे निर्भरता खत्म हो गई, ये देखिए। ठीक है, कहने का मतलब प्रारंभ में सतह पूरी खाली है, तो दाब बढ़ाने पर x बटा m तेजी से बढ़ता है, धीरे धीरे सतह घिरती चली जाती है, तो जो खाली जगह है वो कम होती जाएगी, तो x बटा m का मान दाब पर क्या होता जाएगा, निर्भरता कम करता जाएगा। और जब सतह लगभग लगभग पूरी घिर चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि आप दाब बढ़ा दो आप कितना भी, और तो अधिशोषण हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सतह तो पूरी घिर चुकी है। तो उच्च दाब होने पर, अत्यधिक उच्च दाब होने पर x बटा m की दाब पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा, x बटा m की दाब पर निर्भरता कम भी होती चली जाती है। ये सामान्य रूप से हमें प्रायोगिक रूप से प्राप्त होता है। अब इसी के बारे में फ्रेंडलिक ने सबसे पहले बताया था। तो फ्रेंडलिक ने अपना x बटा m और दाब के साथ एक संबंध दिया था, और इन्होंने बोला कि x बटा m बराबर जो है, ठीक है, ये बराबर रहेगा k गुणा p की घात 1 बटा m। ठीक है, ये जो समीकरण है, इससे जो ग्राफ आएंगे उन्हें समतापीय ग्राफ बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये समान ताप पर क्या करता है, दाब को संबंधित करता है। तो ताप को क्या रखा गया है, नियत। तो नियत ताप पर ये समीकरण है, इसीलिए इनको समतापीय बोला जाता है। ठीक है, तो अधिशोषण समतापी है। तो इसमें x बटा m अधिशोषण की मात्रा है जो दाब बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक है, n का मान यहाँ पर 1 से ज्यादा प्राप्त होता है सामान्यतः। अब इसका जब लॉग लेंगे तो अपने पास समीकरण आ जाएगा log x बटा m log k प्लस 1 बटा n log। यहाँ पर जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है, ठीक है, नीचे भी दे रखा है, ये देखिए ग्राफ, इसमें जो स्लोप है, ठीक है, ये 1 बटा n होगी, और ये मान लिया थीटा है, तो 1 बटा n क्या हो जाएगा, tan थीटा। और ये जो इंटरसेप्ट है, यानी ये जो अंतःखंड है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, log k के बराबर।
तो ग्राफ से k और n का मान ज्ञात किया जाता है। दूसरी चीज, जब ताप बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो इससे x बटा m का ग्राफ भी बदलेगा। ठीक है, तो पहला ग्राफ वही दे रखा है। ताप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे अपन, x बटा m का मान उतना ही कम होता जाएगा, अभी पढ़ा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो T1 का ग्राफ सबसे नीचे रहेगा, यानी जो सबसे ज्यादा वाला ताप है, और T3 ग्राफ जो सबसे ऊपर है, यानी उसका ताप सबसे कम रहेगा। ठीक है, प्रायोगिक रूप से जब देखा जाता है तो अगर बात करें प्रारंभ में, जो बीच वाला ग्राफ है उसको देखेंगे। प्रारंभ में गैस x बटा m का जो मान है वो P के लगभग समानुपाती है, यानी जब दाब कम होता है तो x बटा m समानुपाती P बनता है। जब दाब मध्य रेंज में रहता है तो P की घात 1 बटा n बनता है। लेकिन जब B वाला हिस्सा दिखता है, यानी दाब बहुत ज्यादा है, तो x बटा m की दाब पर निर्भरता खत्म हो गई, यानी x बटा m समानुपाती क्या हो जाएगा, P की घात 0, यानी दाब पर निर्भरता नहीं है। कहने का मतलब है जो x बटा m का जो ग्राफ है P के साथ, जो समीकरण है फ्रेंडलिक की, वो उच्च दाब पर नहीं लगती, क्योंकि उच्च दाब पर निर्भरता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, ये नियम सामान्यतः तभी तक लगता है जब तक एक सतह बनती है। एक से ज्यादा अगर अधिशोषक की सतह बन गई तो उस पर यह नियम नहीं लगाना है। ठीक है, प्रायोगिक रूप से पाया जाता है कि भौतिक अधिशोषण के जो उदाहरण हैं वो इस समीकरण का पालन करते हैं, यानी x बटा m बराबर k गुणा p की घात 1 बटा n, ये मुख्यतः भौतिक अधिशोषण पे लग जाता है। ठीक है, लेकिन एक ही सतह बननी चाहिए तभी लगेगा ये। ठीक, तो ये दिए रखा है ग्राफ। अब इसमें ग्राफ जो है, ये समीकरण जो x बटा m वाली है, log x बटा m, इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, अब यदि ध्यान रखें, यदि बात की जाए कि इसकी द्रव की, मान लिया जरूरी नहीं है कि गैस का ही अधिशोषण हो, ये भी हो सकता है कि ठोस का अधिशोषण। ठीक है, और सॉरी द्रव का अधिशोषण हो। ठीक, तो अगर द्रव के कण ठोस की सतह पर अधिशोषित हो रहे हैं तो वहां पर दाब की बजाय द्रव की सांद्रता ली जाती है। ठीक है, जैसे मैथिलीन ब्लू था, मैथिलीन ब्लू जो है उसमें अगर मैं चारकोल डाल दूं तो वो मैथिलीन ब्लू जो है उसके कणों को सतह पर अधिशोषित कर लेता है। तो वहां पर दाब पर निर्भरता नहीं रहेगी, क्योंकि द्रव में है सारा मामला। वहां पर क्या रहेगी, सांद्रता पर। तो x बटा m बराबर k गुणा c की घात 1 बटा m n कर देंगे, यानी यहाँ पर दाब की बजाय अगर द्रव की बात कर रहे हैं तो हम सांद्रता लेंगे। ठीक है, समीकरण बाकी वैसा ही रहेगा। इसके बाद एक और होता है लैंगम्यूर का आइसोथर्म, वो अपने एक्चुअली सिलेबस में है नहीं, उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो इस साल के मॉड्यूल में से हटा दिया गया है। तो अब अपन देखते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग, यानी अधिशोषण अगर हो रहा है तो इससे अपन क्या क्या प्रयोग में ले सकते हैं जो अपने आसपास देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज है, ये उदाहरण एक को तो आपको ध्यान ही रखना है। एक तो उच्च निर्वात, यानी अगर आपको वैक्यूम क्रिएट करना है, जैसे ऑक्सीजन वाला चारकोल का था, दाब को कम कर देता है। तो अगर दाब पहले से कम है, उसको आपको और भी कम करना है, तो आप अधिशोषक का प्रयोग करके लगभग निर्वात जैसी स्थिति ला सकते हो, यानी गैस को क्या कर दोगे, अधिशोषित, तो वो दाब को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उच्च निर्वात के लिए उपयोग में ला सकते हैं। गैस मास्क होता है, जब कोल माइन रहती है, आग लग जाती है तो फायर फाइटर पहनते हैं, अपने आर्मी के जो लोग हैं वो पहनते हैं वॉर सिचुएशन में, बहुत से केसेस में। तो जो गैस मास्क है उनमें भी अधिशोषक होता है, जो हार्मफुल गैसेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके बाद ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में, आर्द्रता, नमी को, तो जैसा भी बताया था ना, थर्मस बोतल लेके आते हैं तो उसके अंदर सिलिका जेल का एक पाउच रख देते हैं, तो वो आर्द्रता को क्या रखता है, कंट्रोल में रखता है, नमी को नहीं बनने देता, अधिशोषण करके उसको। ठीक है, अगर कोई पदार्थ, रंगीन पदार्थ है, गंदगी है, तो उनको हटाने के लिए अपन चारकोल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आजकल तो क्या बोलते हैं, जो आपके वाटर फिल्टर होते हैं उसमें भी कार्बन की रॉड लगाते हैं, वो बोलते हैं कार्बन की रॉड खराब हो गई तो उसको चेंज कर लेते हैं। तो वो एक्चुअली एक्टिवेटेड चारकोल ही रहता है, गंदगी को क्या कर देता है, अधिशोषित कर लेता है। इसके अलावा कन्याओं को पता होगा कि आजकल जो फेस वॉश जो आते हैं उन पे क्या रहता है, उसमें लिखा रहता है एक्टिवेटेड चारकोल वाला फेस वॉश। तो उसमें एक्टिवेटेड चारकोल है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक्टिवेटेड चारकोल है तो वो जो डर्टी पार्टिकल्स हैं, डर्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, गंदगी है, उसको क्या कर लेते हैं, अधिशोषित करके सरफेस से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा विषमांगी उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक अपन बाद में देखेंगे।
तब आपको पता पड़ेगा कि उत्प्रेरक विषमांगी अगर है तो वो किस तरीके से काम करेगा। अक्रिय गैसों का पृथक्करण, अगर एक से ज्यादा अक्रिय गैसों का मिश्रण है तो उन गैसों को मैं अधिशोषित करके क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक गैस की अधिशोषित होने की जो प्रकृति है वो अलग रहती है। तो मैं ताप में कमी और वृद्धि करके सतह पर अलग अलग गैसों को क्या कर सकता हूँ, अधिशोषित कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, मेडिसिन में भी इसका प्रयोग करते हैं। झाग प्लवन विधि है, आपको पता होगा। झाग प्लवन विधि में जो कण होते हैं वो सतह पर क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं और बबल्स के साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई प्रक्रिया होती है। ठीक है। दूसरा अधिशोषक सूचक, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है। वर्ण लेखिकी यह क्या रहता है, क्रोमेटोग्राफी रहता है, उसमें भी सतह पर अधिशोषण के द्वारा पदार्थों को पृथक किया जाता है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है। ये कुछ बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने हैं। अगली क्या बोलते हैं, जब अपना डिस्कशन होगा तो अपन बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है। इसमें आपको चौथा क्वेश्चन अभी करना है, चौथा क्वेश्चन, सॉरी, पांचवा क्वेश्चन, इसे करके बताइए। पांचवा क्वेश्चन करके बताइए क्या आंसर आएगा बिगिनर बॉक्स का पांचवा। पांचवा क्वेश्चन करें बिगिनर बॉक्स का। देखिए x बटा m का जो ग्राफ बनता है log p के साथ 45 डिग्री पर झुकी है, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/n। तो tan 45 क्या होता है, 1, यानी 1/n क्या हो गया, 1, यानी n का मान हो गया 1। अंतःखंड, अंतःखंड क्या होता है, log k, log k क्या है 0.3, यानी k कितना हो गया 2, क्योंकि log 2 का मान होता है 0.3। ठीक है। तो समीकरण क्या बन गई, x/m बराबर p k गुणा p की घात 1/n होता है, यानी यहां से समीकरण बन जाएगी x/m बराबर k का मान 2 गुणा p, n का मान 1। अब वो बोल रहा है कि अगर 0.4 atm है तो x/m का मान क्या होगा, तो 2 गुणा 0.4 कर दें तो कितना आ गया 0.8, ये रहेगा आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इसके अलावा ऊपर कुछ गोल्डन पॉइंट्स लिख रहे हैं, जैसे सामान्यतः तो अधिशोषण जो रहता है वो क्या रहता है, ऊष्माक्षेपी रहता है, सामान्यतः ऊष्माक्षेपी रहेगा। ठीक है। लेकिन जब ग्लास की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण होता है तो ऊष्माशोषी होता है, ये अपवाद है, ध्यान रखना है। भौतिक अधिशोषण जो है इसको फ्रेंडलिक आइसोथर्म के द्वारा मध्यम दाब तक समझाया जा सकता है, लेकिन उच्च दाब पर नहीं लागू होता, ये भी अपन ने बोल दिया था। अगला पॉइंट होता है ऑक्लूजन, जैसे अधिधारण बोलते हैं। तो जब धातु जो है, धातु की सतह है, हमें पता है कोई भी सतह पूरी तरह से बिल्कुल सपाट या चिकनी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो हर सतह पर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स रहते हैं। ठीक है। तो धातु की सतह में ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं, इस पे जाके क्या होती है, गैस अधिशोषित हो जाती है। तो गैस का अधिशोषण अगर धातु की सतह पर हो रहा है तो उसे ऑक्लूजन कहा जाता है। ठीक है। धातु की सतह पर अधिशोषण को अधिधारण या ऑक्लूजन कहते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? हितेश बेटा दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन करिए, क्योंकि बाकी बच्चों को तो क्लियर आ रही है आवाज। तो ये हो गए उदाहरण, इसके 1 2 3 4 क्वेश्चन और हैं, वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अगला, अब अपन आते हैं अगले भाग पर, वो है कोलाइड। ठीक है, कोलाइड विलयन। तो कोलाइड विलयन को समझें तो ये दूसरा भाग है। ठीक है, चैप्टर का ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग आएगा जो कोलाइड के बाद आएगा, वो आएगा उत्प्रेरक। तो अभी अपन दूसरे भाग पर आ गए। ठीक। जो सबसे पहले कोलाइडी को समझते हैं तो जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण हमें पता है 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण है। ठीक है, जब उनको मिक्स कर देंगे तो मिश्रण जो होते हैं इनमें जो मुख्य अवयवी कण है, ठीक है, विसरण की प्रकृति यानी कणों की गति जो रहती है उसके आधार पर सबसे पहले 2 भागों में मिश्रणों को बांटा गया। एक तो थे क्रिस्टलॉइड और दूसरे थे कोलॉइड। ठीक है। ये
वर्गीकरण जो किया था, ये वर्गीकरण किया था कि जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है उससे कण अगर पास करके निकल गए, क्रॉस करके निकल गए तो उसे क्रिस्टलॉइड, और पास करके नहीं निकले तो उसको कोलॉइड कहा गया। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे सोडियम क्लोराइड है तो ये क्रिस्टलॉइड की तरह काम करेगा, क्योंकि इसे अगर एनिमल मेम्ब्रेन से छानेंगे तो सारे के सारे कण निकल के पास हो जाएंगे। ठीक है, तो बाद में जब मिश्रणों को और ज्यादा स्टडी किया गया तो एक चीज हुई क्लियर कि जो मिश्रण होते हैं ये केवल क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड नहीं होते, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कैसे रहेंगे, तो यहां से 3 प्रकार में बांटा गया जो कि अपन पढ़ेंगे। ये थे 3 प्रकार। जैसे मिश्रण में अगर जो कण है, अगर कण बहुत छोटे हैं, यानी कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से कम होता है तो इन्हें बोला जाता है क्रिस्टलॉइड। इन्हें अपन सामान्य शब्दों में क्या बोलते हैं, विलियन। ठीक है, क्या बोलते हैं, विलियन। ठीक है, वास्तविक विलियन जो आप पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। इसके अलावा अगर कण जो हैं वो बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कण हैं कि आपको सामान्य आंखों से नजर आ रहे हैं, जैसे पानी में रेत मिला दो तो जो रेत के कुछ कण होते हैं वो तो घुल जाएंगे, उसमें जो लवण ववण है वो घुल गए, वो तो क्या बन जाते हैं, बहुत छोटे कण है। लेकिन कुछ कण ऐसे होते हैं जो तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं। ठीक है, चमकीले चमकीले से नजर आते हैं, वो रहते हैं नीलंबन। नीलंबन के कण क्या हैं, बहुत बड़े रहते हैं, लगभग 1000 नैनोमीटर से भी बड़े आकार में। तो ये सामान्य आंखों से हमें नजर आ जाते हैं। क्रिस्टलॉइड के कण सामान्य आंखों से नजर नहीं आते, पानी में NaCl को घोलोगे आपको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन नहीं नजर आएगा। ठीक है, लेकिन कोलॉइड जो है, कोलॉइड का जो कणों का आकार है ये क्रिस्टलॉइड यानी विलियन के कणों से बड़ा और नीलंबन के कणों से क्या होता है, छोटा होता है, यानी इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। ठीक है, खास बात यह है कि ये कोलॉइड के जो कण है ये सामान्य आंखों से नजर नहीं आते मुख्यतः, लेकिन अगर मैं सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करूं तो उससे मुझे कोलॉइड के कण दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन सामान्य सूक्ष्मदर्शी से विलियन के कण नजर नहीं आते, सामान्य सूक्ष्मदर्शी से विलियन के कण भी आपको दिखाई नहीं देंगे। नीलंबन के कण तो नॉर्मल आंखों से भी नजर आते हैं। पृथक्करण कैसे करते हैं कणों का, एक दो तरीके के फिल्टर पत्र होते हैं। एक तो सामान्य फिल्टर पत्र जो लैब में आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का रहता है, कीप में लगाया जाता है। दूसरा रहता है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन द्वारा, मेम्ब्रेन यानी अल्ट्रा फिल्टर पत्र रहता है। ठीक है, इसमें फिल्टर, सामान्य फिल्टर पत्र को ही क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है और इसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वास्तविक विलयन के कण इतने छोटे हैं कि वो दोनों प्रकार के फिल्टर पत्रों से पास होकर निकल जाते हैं, मतलब छान नहीं पाओगे। कोलॉइड के कण सामान्य फिल्टर पत्र में से तो क्रॉस होकर निकल जाएंगे, लेकिन अगर मेम्ब्रेन वाला फिल्टर पत्र है, एनिमल मेम्ब्रेन है, तो कोलॉइड के कण उसे क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन नीलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि सामान्य फिल्टर पत्र से भी इन्हें छानकर अलग कर सकते हैं। विसरण, विसरण में एक्चुअली कणों की भार पे डिपेंड करता है। कण क्रिस्टलॉइड में बहुत छोटे होते हैं, वास्तविक विलयन में तो बहुत तेजी से विसरित होते हैं। ठीक है, यानी विलयन के इस हिस्से में अगर आप NaCl घोलोगे तो वो तुरंत पूरे विलयन में फैल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कणों की गति बहुत तीव्र रहती है, विसरण तेजी से होगा। कोलॉइड के कण विसरित होते हैं लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि कणों का आकार थोड़ा बड़ा है। नीलंबन के कण बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, वो तो जैसे अगर आपने ऊपर से रेत के कण डाले तो वो धीरे धीरे नीचे सेटल और हो जाएंगे, एक ही जगह बैठ जाते हैं, इतने भारी होते हैं, तो उनमें विसरण का गुण नहीं होता। ठीक है, सेटलिंग यानी जमना, यानी कण गुरुत्व के प्रभाव में गति करना। तो जो विलयन के कण हैं वो गुरुत्व के प्रभाव में गति नहीं करते, जैसे NaCl का विलयन है, आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि समय के साथ रखा रखा NaCl नीचे जाके अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, विलयन में Na+Cl- हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि कण बहुत हल्के हैं और उनकी गति होती रहती है। लेकिन कोलॉइड जो है, कोलॉइड की बात कर रहे हैं, ये भी सामान्य रूप से गुरुत्व के प्रभाव में नीचे नहीं जमते, लेकिन इन्हें अगर आपको इकट्ठा करना है एक जगह तो फिर गुरुत्व के प्रभाव के अलावा क्या करना पड़ेगा, कोलॉइड को आपको घुमाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। बायो के स्टूडेंट तो आपको पता होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रोटीन प्रोटीन का सेपरेशन किया जाता है, DNA सेपरेशन, प्रोटीन सेपरेशन। तो अपकेंद्रण करके मैं इन्हें क्या कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक है, नीलंबन के कण इतने भारी हैं कि इन्हें आप थोड़ी देर के लिए स्टेबल रख दीजिए, नीचे जाके बैठ जाएंगे। जैसे आपने अगर गौर किया होगा, जो खांसी की सिरप आती है, ठीक है, कॉफ सिरप जो है, उस पर लिखा रहता है सस्पेंशन, तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों तक अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो नीचे जमा हो जाते हैं कण उसके। ठीक है,
सामान्यतः दिखते भी हैं कि नीचे कण इकट्ठे हो गए। तो उस बोतल पे लिखा भी रहता है कि प्रयोग लेने से पहले क्या करना है, शेक वेल बिफोर यूज, यानी जो पार्टिकल नीचे सेटल हो गए गुरुत्व के प्रभाव में, उनको शेक करके आप मिक्स कर लीजिए, वरना दवाई नीचे रह जाएगी, केवल लिक्विड, बेकार लिक्विड आपके पेट में चला जाएगा। तो कहने का मतलब गुरुत्व का प्रभाव निलंबन पे सबसे ज्यादा होता है, कोलॉइड पे ना के बराबर रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा होगा आप केंद्रण में जो कि नजर आता है, लेकिन विलयन में बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। प्रकृति, ये मेन पॉइंट है। विलयन समांगी होते हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में अपन ने पढ़ा था। लेकिन कोलॉइड और निलंबन विषमांगी होते हैं। कोलॉइड और निलंबन क्या है, विषमांगी हैं, ठीक है, यानी इनमें एक से ज्यादा प्रावस्थाएं रहेंगी। टिंडल और ब्राउनियन गति अभी याद रखना कि विलयन में इनमें से कोई भी प्रभाव नहीं दर्शाया जाता, कोलॉइड ये दोनों प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। विलयन सॉरी निलंबन जो है ये बहुत कम दर्शाएगा। कोलॉइड के लिए टिंडल और ब्राउनियन गति बहुत ज्यादा दिखाई जाती है। होते क्या है ये आगे आ जाएंगे चैप्टर में। कोलॉइड के प्रकार, कोलॉइड का जो वर्गीकरण किया गया है, तो इसका वर्गीकरण करने के बहुत सारे आधार हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण का जो आधार है, इसको आधार बनाने के लिए सबसे पहली चीज, कोलॉइड के लिए कोई दो अलग अलग पद हैं जो हम प्रयोग में लेंगे। जैसे विलयन की बात करते थे, तो विलयन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में रहता था उसको अपन विलायक बोलते थे, जो कम मात्रा में रहता था उसको अपन विलय, ठीक है। तो इसी तरह से कोलाइडी तंत्र में भी दो पदों का प्रयोग किया जाता है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षेपण माध्यम ज्यादा मात्रा वाला है और परिक्षेप प्रावस्था कम मात्रा वाला है। तो इस तरह से कहा जाता है कि परिक्षेप्त प्रावस्था के जो कण हैं वो परिक्षेपण माध्यम में डिस्पर्स्ड रहते हैं, ठीक है। तो कोलाइडी तंत्र दो अवस्थाओं से बना रहता है, क्योंकि यूनिफॉर्म और रहता है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है, विषमांगी है। तो दो प्रावस्थाएं रहेंगी। वह जो वितरित रहते हैं, वो कण जो फैले हुए रहेंगे पूरे में, उन्हें बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, एक तरह से कम मात्रा वाला हो गया, ठीक है। इन्हें असतत प्रावस्था भी बोलते हैं, क्योंकि जगह जगह वितरित रहते हैं ये, ठीक है, यूनिफॉर्मली नहीं मिलेंगे, जगह जगह वितरित रहेंगे। दूसरा, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी मिश्रण में, इन्हें बोला जाता है परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे कॉपर का जो कोलॉइड रहता है जल में, उसमें कॉपर के जो कण हैं वो जल में क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं, ठीक है, डिस्पर्स्ड रहते हैं। तो कॉपर तो वहां हो जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था और जल क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम। इस तरीके से अपने को पद याद रखने। तो ये परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड जो रहते हैं उनको तीन प्रकार से बांटा गया है, तीन आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। परिक्षिप्त प्रावस्था को डीपी बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, शॉर्ट में अब डीपी और डीएम ही बोलूंगा। प्रावस्था को डीपी बोला जा रहा है और माध्यम को डीएम बोला जा रहा है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो पहला जो वर्गीकरण का आधार है वो है डीपी और डीएम दोनों के कणों के मध्य आकर्षण है या फिर प्रतिकर्षण। दूसरा बांटा जाता है कि डीपी और डीएम यानी जिन दो अवयवों को आप मिश्रित कर रहे हो उनकी अवस्थाएं क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है, उसके आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा जो डीपी है यानी परिक्षिप्त प्रावस्था है, उसके कणों की प्रकृति के आधार पर। तो तीन प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। पहला अपन प्रकार देखते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कैसे बांटा गया है। ये उदाहरण और इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है, पूरी तरह से याद रखने, ठीक है, कोई इसमें ढील नहीं चलेगी, क्योंकि उदाहरणों से प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 8 प्रकार से इन्हें बांटा गया है, ठीक है। 3 प्रावस्थाएं रहेंगी, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस का कॉम्बिनेशन जब बिठाएंगे तो 8 कॉम्बिनेशन बैठते हैं। गैस और गैस कभी भी मिलकर कोलाइड नहीं बनाते, क्योंकि दो गैसों का मिश्रण सदैव क्या होता है, होमोजीनियस यानी समांगी होता है, ठीक है, तो वो नहीं होगा, बाकी बचे हुए 8 रहेंगे। तो ये है, अगर परिक्षेपण माध्यम ठोस है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है, यानी ठोस में ठोस को वितरित किया गया है, तो इसे ठोस सॉल्व कहा जाता है।
इसके उदाहरण हैं कीमती जो जेम स्टोन हो गए, अंगूठियों में पहनते हैं वो हो गए, ठीक है, खनिज हो गए जो जमीन में से पाए जाते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर द्रव में ठोस के कणों को वितरित किया जाता है तो द्रव क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम, ठोस क्या हो गया, परिक्षिप्त प्रावस्था। तो इन्हें कहा जाता है सोल। साधारण क्या कहते हैं, केवल सोल, ठोस सोल नहीं कहेंगे, सोल कहेंगे। तो सोल में उदाहरण क्या आ जाते हैं, जैसे पेंट हो गया, मडी वाटर हो गया, जो गंदा पानी रहता है उसमें क्या रहता है, कीचड़ जो रहता है, कीचड़ के कण रहेंगे, ठीक है, और भी कोई अवयव रहेंगे, तो वो सब ठोस अवस्था में रहते हैं जल में, ठीक है। इसके अलावा स्याही रहेगी, इंक जो रहती है उसमें क्या रहते हैं, इंक के ठोस इंक के कण रहते हैं, जल में वितरित रहते हैं, ठीक है। गोल्ड का सोल हो गया, स्वर्ण का, तो उसमें स्वर्ण के जो कण रहते हैं, सोने के जो कण रहते हैं, वो द्रव में क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं, ठीक है। पेंट हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सोल के उदाहरण हैं। तीसरा, गैस में, अगर गैस में ठोस को वितरित किया जाता है तो इसे बोलते हैं ठोस एरोसोल। एरोसोल दो तरीके के होते हैं, एक तो साधारण एरोसोल और एक होता है ठोस एरोसोल, ठीक है। तो जब गैस में ठोस को वितरित करते हैं तो इसे ठोस एरोसोल बोलते हैं। जैसे कि धुआं हो गया, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो आंख में जाता है तो इचिंग होती है, ऐसा लगता है कि आंख में कुछ ठोस पार्टिकल चला गया, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ठोस के कण क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं। धूल हो गई, धूल जब आंखों में जाती है तो उसमें भी ऐसा फील होता है कि कुछ क्या चले गए, ठोस पार्टिकल चले गए। धूल हो गई, हवा में धुआं हो गया, आंधी हो गई, तो ये सब क्या है, ठोस एरोसोल के उदाहरण है। दूसरा होता है ठोस में जब द्रव को, ठोस में द्रव को वितरित किया जाता है, यानी ठोस ज्यादा मात्रा में है और द्रव क्या है, कम मात्रा में, ठीक है। ठोस में अगर द्रव को वितरित किया जाता है तो इसको जेल कहा जाता है। जैसे जेली वेली खाते होंगे, जेली आती है ना, छोटे बच्चे खाते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लड़के लोग बालों में जेल लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो गया, ठोस ज्यादा मात्रा में होता है, उसमें द्रव बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। इसके अलावा दही हो गया, ठीक है, और पनीर हो गया। पनीर हमें पता है ठोस रहता है, लेकिन उसको थोड़ा दबाएंगे तो उसमें से जल के कण आपको नजर आते हैं बाहर निकलते हुए, तो ठोस ज्यादा मात्रा में है, द्रव उसमें कम मात्रा में है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा द्रव द्रव, ठीक है, द्रव द्रव का मिश्रण, ये ध्यान रखना है, दो द्रवों का मिश्रण, दो द्रवों का जो मिश्रण है ये अपने को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसको कहा जाता है पायस, ठीक, या फिर इमल्शन इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। इमल्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बता दूंगा बेटा मैं। इमल्शन जो रहते हैं वो क्या रहता है, द्रव द्रव का मिश्रण रहता है। अब दोनों द्रवों का मिश्रण अगर बन रहा है कोलाइड तो इसे पायस कहा जाएगा, इमल्शन कहा जाएगा। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं दूध हो गया, बालों में लगाई जाने वाली क्रीम हो गई, मक्खन हो गया, कोल्ड क्रीम हो गई जो आप अपने सर्दियों में अपने चेहरे पे चुपोड़ते रहते हो, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, पायस के उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर गैस में द्रव को वितरित किया जाता है, यानी गैस ज्यादा मात्रा में है और द्रव उसमें कम मात्रा में है, तो इसको द्रव एरोसोल कहा जाता है, ठीक है। गैस ज्यादा मात्रा में और द्रव कम मात्रा में, इसका उदाहरण होता है जैसे डिओड्रेंट्स आप यूज करते हैं, ठीक है, डिओड्रेंट हो गए, कीटनाशक हो गए, जैसे हिट छिड़कते हो कॉकरोच वॉकरोच दिख जाता है, तो वो सारे क्या हैं, आपके इसी के उदाहरण है। इसके अलावा ये धुंध, बादल, कोहरा, ये सब किसके उदाहरण हैं, द्रव एरोसोल के उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा अगला होता है ठोस में गैस। अगर ठोस में गैस को वितरित किया जाता है तो इसको ठोस झाग बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड फोम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण हैं अपने, जैसे ब्रेड हो गई, ब्रेड आपने देखी है, वो ठोस रहती है लेकिन उसमें छोटे छोटे पोर्स जो हैं उसमें गैस वितरित रहती है, यानी एयर के पार्टिकल रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, ठोस में गैस वितरित है। इसके अलावा रबर हो गई, फोम हो गई, स्पॉन्ज हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, आपके ठोस झाग के उदाहरण है। इसके अलावा अगर द्रव में गैस को वितरित किया जाता है तो इसको साधारण झाग बोलते हैं, ठीक है। द्रव ज्यादा मात्रा में, जैसे साबुन का पानी है, उसमें अगर आप गैस पास करते हो या थोड़ा शेक करते हो तो एयर जाती है उसमें, एयर जाती है तो झाग आने लगते हैं, तो झाग क्या हो गया, मतलब द्रव में गैस का वितरण हो गया, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या हो गए, जैसे विप्ड क्रीम हो गई, ठीक है, जो केक वेक पे लगाई जाती है, ठीक है, विप क्रीम हो गई। शेविंग क्रीम जो आती है आजकल, स्प्रे वाली जो शेविंग क्रीम आती है वो आ गई, ठीक है।
और साबुन के झाग हो गए, डिटर्जेंट के झाग हो गए, शैम्पू के झाग हो गए, वो सब क्या रहते हैं आपके द्रव में गैस है, यानी क्या है वो फोम के उदाहरण है। प्यूमाइस स्टोन शायद आपके घरों में रहता है, बाथरूम में यूज करते हैं एड़ी वेड़ी घिसने के लिए, ठीक है। एक व्हाइट कलर का सा क्या बोलते हैं, ग्रे कलर का सा स्टोन होता है, ठीक है। सीमेंट जैसी अपीयरेंस होती है, उसी को बोलते हैं प्यूमाइस स्टोन, ठीक है। मार्केट में मिल जाता है, यूज कर लेना, अगर किसी को देखना है बाजार में मिल जाएगा, बोल देना प्यूमाइस स्टोन दे दो, बहुत कॉमन है, ठीक। अब इसमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि एक गैस दूसरी गैस के साथ मिलकर कभी भी कोलाइड नहीं बना सकती, क्योंकि दोनों गैसों का मिश्रण हमेशा समांगी होगा, ठीक है। दूसरा, सोल में अगर परिक्षेपण माध्यम यानी डीएम जो है डिस्पर्जन मीडियम, अगर वो जल है यानी जल में कोलॉइड बन रहा है तो उसको अपन हाइड्रोसोल या फिर एक्वासोल नाम देते हैं अलग से। अगर बेंजीन में कोई कोलॉइड बनाया है तो उसको बेंजोसोल नाम दिया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल में अगर कोई सोल बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको अपन एल्कोसोल नाम देते हैं। और अगर हवा में यानी एयर में बनता है तो जैसा कि नाम है क्या, एरोसोल यानी गैस में, ठीक है। इसके अलावा जो पायस होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, पायस यानी इमल्शन। अब ध्यान से सुनना इमल्शन के बारे में। इमल्शन के लिए दो द्रवों का तंत्र बनाया जाता है, यानी दो द्रवों का मिश्रण इमल्शन होता है। अब ध्यान से सुने, अगर दो द्रव ऐसे हैं जिन्हें मिलाने पर दोनों आसानी से मिश्रित हो रहे हैं, यानी मिसिबल हैं, मिश्रणीय द्रव हैं, तो ये द्रव मिलकर विलयन बना लेंगे। यानी अगर दो द्रव ऐसे हैं दोनों के बीच में अच्छा खासा आकर्षण है तो ये मिलकर पायस नहीं बना पाएंगे, इमल्शन नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई मिश्रित ही हो गए तो सीधा विलयन बना लेंगे ना, जैसे पानी और अल्कोहल है, अगर सामान्य मात्रा में पानी में थोड़ा सा अल्कोहल मिला देंगे तो मिश्रित हो गए, क्या बन गया, विलयन बन गया। तो पायस बनने के लिए जो दो द्रव आप मिलाओगे वो द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय होने चाहिए। अगर मिश्रित हो गए अच्छे से तो इसका मतलब क्या है, वो तो फिर कोलाइड के बजाय सॉल्यूशन बना लेंगे। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, अब जैसे उदाहरण के रूप में जल और तेल, ठीक है। जल और तेल हमें पता है एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते, अगर जल में तेल मिला भी दोगे या तेल में जल मिला दोगे तो परत बन जाती है तेल की ऊपर और जल के नीचे, या फिर ड्रॉप बन जाएंगे, बड़ी बड़ी बूंदे बन जाएंगी अगर थोड़ा कम मात्रा में मिलाएंगे तो साधारण अपन तेल और द्रव का उदाहरण ले सकते हैं इमल्शन में। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जिसमें द्रव यानी जल ज्यादा मात्रा में है और तेल कम मात्रा में, यानी जिसमें तेल को जल में परिक्षिप्त किया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं तेल का जल में परिक्षेपण, ठीक है। इसको O/W यानी ऑयल इन वाटर बोला जाता है। ऑयल इन वाटर नाम से लग रहा है, इन वाटर, ऑयल इन वाटर यानी ऑयल कम है वाटर ज्यादा है, यानी इसमें क्या रहेगा, इसमें जो जल है वो परिक्षेपण माध्यम रहेगा और ऑयल क्या रहेगा, परिक्षिप्त प्रावस्था रहेगी, ठीक है। दूसरा उल्टा, जल का तेल में परिक्षेपण, जल का तेल में परिक्षेपण का मतलब क्या है, जल को तेल में परिक्षिप्त किया गया, यानी जल कम मात्रा में है तेल ज्यादा मात्रा में, ठीक है। इसको लिखते हैं वाटर इन ऑयल, नाम से लग रहा है वाटर ऑयल में है, यानी वाटर कम है ऑयल ज्यादा है, यानी ऑयल परिक्षेपण माध्यम रहेगा। उदाहरण के तौर पर पहले प्रकार में, यानी पहला जो है इसमें देखिए जल परिक्षेपण माध्यम है, उदाहरण के तौर पर दूध, दूध में जो वसा रहता है, फैट मॉलिक्यूल रहते हैं वो कम रहते हैं, पानी का ज्यादा मात्रा रहती है, यानी दूध में वसा जो है वो वसा क्या हो गया, परिक्षेपण अवस्था प्रावस्था, और जो जल हो गया वो क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है, इस दूसरे प्रकार में उल्टा है, इसमें तेल ज्यादा है तो इसमें तेल परिक्षेपण माध्यम होता है और जल क्या रहेगा, परिक्षेप प्रावस्था। और उदाहरण के तौर पर मक्खन, मक्खन की बात करते हैं तो मक्खन में फैट ज्यादा होता है, पानी का अमाउंट बहुत कम है, तो फैट यानी तेल की मात्रा ज्यादा पानी की कम। तेल व जल के जो पायस होते हैं ये स्थिर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई, दोनों ही द्रव कैसे हैं, अमिश्रणीय हैं, अमिश्रणीय है तो आसानी से तो घुलेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इन्हें कुछ देर के, आप खुद सोचिए जल में तेल मिला गया और उसको शेक कर दिया तेजी से, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए मैं स्थिर रख दूंगा तो जल और तेल दोनों पृथक हो गए, अलग अलग परत बना लेते हैं, बन जाती है ना परत, तेल की परत ऊपर बन जाती है, जल की नीचे बन जाती है।
यानी ये पायस नहीं है। पायस में तो क्या होना चाहिए, कण एक दूसरे में वितरित होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो परत बन गई। अब खुद सोचिए, अगर मैं तेल की मात्रा मिलाकर इसको जल में समान रूप से वितरित करना चाहता हूं, तो ये परत को तोड़ना पड़ेगा। यानी कुल मिला के दोनों कणों के बीच में आकर्षण नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि तेल के कण जल में वितरित रहें, समान रूप से वितरित रहें, जगह जगह तैरते रहें, तो उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि जल और तेल के कणों के बीच में आकर्षण बन जाए। अब वैसे तो आकर्षण है नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, पायस को स्थिर बनाने के लिए, परतों का निर्माण ना हो इसको रोकने के लिए अलग से एक और अवयव मिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं पायसी कारक। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट का काम रहता है जल का कण, जल और तेल दोनों को पकड़ के रखना। ठीक है, जल और कण आपस में नहीं आकर्षित होंगे, लेकिन पायसी कारक डालते ही पायसी कारक का जो कण है वो क्या करेगा, तेल को और जल को दोनों को क्या करके पकड़ के रखेगा। यानी दोनों के बीच में एक तरह से क्या बन जाएगा, चेन बना देगा, यानी दोनों को लॉक करके पकड़ के रख देगा। तो जल और तेल दोनों के बीच में इंटरेक्शन जनरेट करने के लिए पायसी कारक मिलाया जाता है, और इस पायसी कारक का काम ही यही है ताकि जो इमल्शन है या पायस है वो क्या रहे, स्थिर रहे। ठीक है, तो इसमें यही है, पायसी कारक के लिए तृतीय घटक मिलाया जाता है जल और तेल के अलावा। इसमें पायसी कारक कौन कौन से हैं, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, आगे जब अपन साबुन का कार्य प्रणाली पढ़ेंगे तब काम आए, पता पड़ जाएगा कि पायसी कारक कैसे काम करता है। ऑयल इन वाटर जो है, इसमें मुख्य पायसी कारक होते हैं प्रोटीन, साबुन इत्यादि। और जो दूसरा है वाटर इन ऑयल, इसमें मुख्यतः भारी जो धातु होती हैं उनके जो लवण रहते हैं, वसीय लवण, लंबी श्रृंखला वाले, अल्कोहल हो गए, ये सब पायसी कारक होते हैं। ये उदाहरण आपको याद रखने। ठीक है, ये तो हो गया पहला प्रकार। ठीक, जो अवस्थाओं के आधार पर अपने बांटा। अब आते हैं अपन अगले प्रकार पर। अगला प्रकार है प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण के आधार पर। यानी जो दो पदार्थों को मैंने मिश्रित किया है, इनके आकर्षण के आधार पर दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो होता है द्रव स्नेही और दूसरा होता है द्रव विरोधी। नाम से लग रहा है, द्रव स्नेही का मतलब है जिन पदार्थों को आपने मिश्रित किया है उनके बीच में आकर्षण होगा, और द्रव विरोधी वो रहेंगे जिनमें दोनों मिलाए गए डीपी और डीएम के बीच में आकर्षण नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। इनके उदाहरण भी दे रखे हैं साथ में, जैसे द्रव स्नेही जो है इसके उदाहरण है जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन इत्यादि। ठीक है, और जो द्रव विरोधी हैं, ठीक है, उनके उदाहरण है धातुओं के कोलाइड हो गए या फिर सल्फाइड हो गए धातुओं के, जैसे क्या बोलते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड हो गया। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड हो गया। ठीक, तो ये जो सल्फाइड वाले हैं मुख्यतः, ठीक, जो ये सारे अपने क्या रहेंगे, द्रव विरोधी रहेंगे, यानी मुख्य आकर्षण नहीं रहेगा इनके बीच में। इनके बीच में जो उदाहरणों क्या बोलते हैं अंतर है, ये अंतर अपने को ध्यान रखने हैं, सारे के सारे ध्यान से देखें। पहला अंतर है निर्माण की विधि। जो द्रव स्नेही रहते हैं इनके निर्माण के लिए हमें कोई विशेष टेक्निक की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों अवयवों के बीच में क्या है, आकर्षण है। तो जिन दो अवयवों का आपको कोलाइड बनाना है उनको मिश्रित कीजिए और मिक्स कर दीजिए सिंपली। ठीक है, तो मिक्स करने से आराम से क्या हो जाएगा, मिक्स होके कोलाइड बन जाएगा। लेकिन द्रव विरोधी जो हैं उनके बीच में आकर्षण नहीं होता है। ठीक है, तो इनका सिंपल मिक्सिंग करके कोलाइड नहीं बनता, तो इनके लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधियां वो बाद में पता पड़ जाएंगी। ठीक है, अगला स्थायित्व। द्रव स्नेही में डीपी और डीएम के कणों के मध्य आकर्षण रहता है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी होते हैं, जबकि द्रव विरोधी जो है इनके में कणों के मध्य आकर्षण नहीं है, तो इनका स्थायित्व तो कम रहता है। ठीक है, तीसरा उत्क्रमणीयता। द्रव स्नेही जो कोलॉइड हैं, अगर ये डीपी और डीएम इसमें से मैं पृथक कर दूं या पृथक हो जाए, मान लो किसी तरीके से ये अलग अलग हो गए, तो दोबारा से बनाने के लिए, दोबारा से कोलॉइड तैयार करने के लिए मुझे बस क्या कर देना है, दोबारा से शेक कर देना है या फिर स्ट्रायर डाल के मिक्स कर देना है, दोबारा से क्या बन जाएगा, कोलॉइड बन जाएगा।
लेकिन लायोफोबिक में यानी द्रव विरोधी में क्या होता है, अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गए तो इन्हें पुनः वापस से मिक्स करके अपन कोलॉइड नहीं बना सकते। यानी एक बार पृथक हो गए तो हो गए, कोलॉइड खराब हो गए। ठीक है, यानी ये अनुत्क्रमणीय रहेंगे दोबारा से मिक्स करके। ऐसा नहीं है कि अलग हो गए फिर दोबारा चम्मच से घोल दिया और कोलॉइड बन गया। जैसे दूध फटता है, तो दूध फटता है तो उसमें वसा के कण अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब दूध फट गया तो ऐसा नहीं है कि उसको चम्मच से दोबारा से शेक करके दोबारा दूध बन जाएगा। दूध फट गया मतलब उसके फैट और जल के कण अलग हो गए, यानी अब वो पुनः पुरानी अवस्था में नहीं जा सकता। अब तो पनीर ही बनेगा, उसका दूध दोबारा से नहीं बन सकता। ठीक है, तो वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। द्रव स्नेही कैसे रहते हैं, उत्क्रमणीय रहते हैं। अगर पृथक हो भी गए तो इन्हें सिंपल मिक्सिंग करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा श्यानता और पृष्ठ तनाव वाले पॉइंट्स ये आपको ध्यान ही रखने हैं। श्यानता और पृष्ठ तनाव लायोफोबिक जो रहते हैं यानी जो द्रव विरोधी होते हैं, इनके श्यानता और पृष्ठ तनाव उतना ही रहता है जितना डिस्पर्जन मीडियम का था। यानी जो मुख्य ज्यादा मात्रा वाला अवयव है उसका पृष्ठ तनाव और श्यानता कोलाइड के पृष्ठ तनाव और श्यानता लगभग लगभग क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो द्रव स्नेही है, ठीक है, उनमें पाया जाता है कि इनकी श्यानता विलायक से अधिक होती है लेकिन पृष्ठ तनाव सामान्यतः विलायक से कम पाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने, याद ही रखने हैं इनको। अगली चीज जल योजन या विलायकीकरण। जल योजन या विलायकीकरण का मतलब ये है कि कण को जल या विलायक के कण चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये जो कण को घेरने की प्रक्रिया है यह आकर्षण पर निर्भर करती है। तो द्रव स्नेही का मतलब है कि कणों के मध्य आकर्षण है। तो जल योजन या विलायकीकरण वहां आसानी से होगा जहां दोनों के मध्य क्या हो, आकर्षण हो। ठीक है, लेकिन द्रव विरोधी में तो आकर्षण है ही नहीं, तो द्रव विरोधी में जल योजन या विलायकीकरण क्या रहता है, ना के बराबर रहे। अगली चीज है आवेश। ठीक है, अभी ये ध्यान रखना है कि आवेश होता है लेकिन आता कहां से है ये बाद में पता पड़ेगा। तो जब द्रव स्नेही की बात करते हैं तो इनके कणों पर आवेश या तो होता ही नहीं है और अगर थोड़ा बहुत आवेश है तो बहुत कम होगा। द्रव विरोधी में आवेश बहुत अधिक मात्रा में रहता है। ठीक है, ज्यादातर जो द्रव विरोधी हैं ये धनात्मक आवेशित या ऋणात्मक आवेशित सोल होते हैं या कोलाइड रहते हैं। ठीक है, तो ये आवेश आया कहां से, ये जब निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे तब क्लियर होगा। दृष्टि गोचरता यानी कैसे देखेंगे ये, तो द्रव स्नेही जो रहते हैं ये सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं दिखते। सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा द्रव स्नेही के कण नहीं नजर आते हैं। ठीक है, सामान्यतः नहीं दिखते, यानी तुलनात्मक रूप से थोड़े से और छोटे रहते हैं। लेकिन द्रव विरोधी जो रहते हैं इनके कण सामान्यतः बड़े होते हैं, तो ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिख जाते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन का मतलब है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को पृथक करना। ठीक है, अलग अलग करना। तो द्रव स्नेही जो रहते हैं इनके लिए वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा क्या होती है, आवश्यक होती है अवक्षेपण के लिए। यानी अगर आप द्रव विरोध स्नेही को चाहते हो कि पृथक हो जाएं तो इनके लिए अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाना पड़ता है। वैद्युत अपघट्य क्या करता है, दोनों को पृथक करने का काम करता है। ठीक है, तो पहले से क्या है, ये ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्थायी है तो इनके लिए ज्यादा मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर द्रव विरोधी की बात करें तो ये क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं, तो इनके लिए अवक्षेपण के लिए या इनको पृथक करने के लिए कम मात्रा में वैद्युत अपघट्य से काम चल जाएगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है ये आगे आएगा। ठीक है, अभी बस ध्यान रखना है कि द्रव स्नेही में टिंडल थोड़ा कम होता है, टिंडल प्रभाव कम पाया जाता है। ठीक है, और जो द्रव विरोधी होते हैं उनमें टिंडल प्रभाव अधिक पाया जाता है। टिंडल प्रभाव होता क्या है ये आगे पता पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र में गमन। विद्युत क्षेत्र में गमन ऐसे समझिए कि जो द्रव स्नेही हैं इन पे आवेश तो ना के बराबर या है ही नहीं, तो ये विद्युत क्षेत्र में गति नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपके द्रव विरोधी हैं उनमें तो कण पे आवेश निश्चित रूप से होगा। ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक, तो इनकी विद्युत क्षेत्र में गति रहेगी। अगर धनात्मक कण है तो ऋणात्मक प्लेट की तरफ भाग जाएगा, अगर ऋणात्मक कण है तो धनात्मक प्लेट की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण, उदाहरण आपको सबके याद रखने हैं। ठीक है, उदाहरण सारे के सारे याद रखने हैं, उदाहरणों का कोई एक्सक्यूज नहीं है।
सारे एग्जांपल्स ध्यान ही रखें। अगला, परिक्षेपण प्रावस्था के आकार के, जो परिक्षेप प्रावस्था है, ठीक है, यानी जो कम मात्रा में है, उसके कणों के आधार पर, ठीक है, के कणों के आधार पर अपन क्या करते हैं, 3 प्रकार से कोलॉइड को बांटते हैं। पहला होता है बहुआण्विक कण। बहुआण्विक, बहुआण्विक का ये सोचिए कि हमें कोलॉइड जो है उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में चाहिए। अब मान लिया मुझे गोल्ड का सोल बनाना है। अब गोल्ड का एक परमाणु का आकार तो बहुत छोटा होता है, यानी अगर मैं गोल्ड का कोलॉइड बनाऊंगा तो एक परमाणु का आकार बहुत छोटा होने के कारण वो अकेला परमाणु कोलॉइड का कण नहीं बन सकता। तो ऐसे में बहुत सारे गोल्ड के कण आपस में जुड़कर क्या करते हैं, अपना आकार बड़ा करते हैं, आपस में जुड़ते जाएंगे और कण का आकार बढ़ता जाएगा। तो कण का आकार बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाता है, यानी कोलॉइड की परास में आ जाता है। तो ऐसे कोलॉइड के कण जिनमें बहुत सारे कणों के जुड़ने के कारण वो कोलॉइड बना है, तो उन्हें बोलते हैं बहुआण्विक। नाम से लग रहा है बहुआण्विक, यानी बहुत सारे कणों का युग्मन हुआ है जिसके कारण मुख्य कोलॉइड का कण बना है, ठीक है। तो इसमें वास्तविक कणों का आकार बहुत छोटा होता है और ऐसे बहुत सारे कण मिलकर कोलॉइड का निर्माण करेंगे। उदाहरण के तौर पर गोल्ड का सोल हो गया या फिर सल्फर का सोल हो गया। मुख्यतः जो अणु या परमाणुओं के सोल हैं वो इसी प्रकार के रहेंगे। दूसरा रहता है बृहद आणविक। बृहद आणविक का नाम से लग रहा है, बृहद मतलब जो कण है वो पहले से ही बहुत बड़ा है, यानी एक अकेला कण भी कोलॉइड बनाने की क्षमता रखेगा। तो इसमें क्या करते हैं, विलायक जो विलेय है आपका, सॉरी विलेय क्या, जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके कण पहले से ही क्या रहते हैं, बड़े आकार के रहते हैं। इसमें मुख्यतः क्या हो जाएंगे, आपके पॉलीमर हो जाएंगे, बहुलक हो जाएंगे, प्रोटीन हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गए, ये सब हो, ठीक है। तो उचित विलायक में बड़े आकार के अणु, ठीक है, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। विलायक की जगह अपन क्या लिखें यहाँ पर, उचित परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम ज्यादा सही है विलायक की जगह, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम में बड़े आकार के अणु, बड़े आकार के अणु मुख्यतः किसमें मिलते हैं, या तो प्राकृतिक बहुलक हो, जैसे आपके सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गए, ठीक है, स्टार्च हो गए, या फिर कृत्रिम बहुलक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कणों का आकार पहले से ही बहुत बड़ा होता है, इसीलिए बृहद आणविक कहा गया है। दूसरे होते हैं संगुणित। संगुणित थोड़े से अलग ही प्रकार के कोलॉइड। ये कोलॉइड तब बनाते हैं जब सांद्रता एक विशेष मान से ज्यादा होती है। कहने का मतलब, अगर बहुत तनु है यानी कणों की सांद्रता बहुत कम है तो कम सांद्रता पर ये कोलॉइड नहीं बनाएंगे, कम सांद्रता पर ये विलयन बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी सांद्रता बढ़ाई जाएगी इनके कणों की, तो ये आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, कोलॉइड बनाते हैं। इन्हें बोला जाता है संगुणित कोलॉइड या फिर मिशेल, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग ही प्रकार है। इसमें सांद्रता बदलने पर कोलॉइड बदले बनेगा, यानी कम सांद्रता है तो विलयन है, और उच्च सांद्रता अगर कर दी तो ये कण आपस में जुड़कर फिर अपना आकार इतना बड़ा कर लेते हैं कि ये मिलकर क्या बना लें, क्या बना लें, कोलॉइड बना लें, ठीक है। तो ये कम सांद्रता पर कोलॉइड नहीं होते, ये उच्च सांद्रता पर बनते हैं। इनका अलग से नाम दिया गया है संगुणित कोलॉइड, ठीक है। इसके उदाहरण क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं साबुन या अपमार्जन। तो देखिए लिखा हुआ भी है, कम सांद्रता पर ये सामान्य वैद्युत अपघट्य की तरह विलयन बनाते हैं और अधिक सांद्रता पर संगुणित होकर कोलाइड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इन कणों को अपन संगुणित कोलाइड या फिर मिशेल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण दे रखा है मिशेल का यहाँ पर, ठीक है। मिशेल का उदाहरण है, ये दे रखा है साबुन का उदाहरण, ठीक है। तो ध्यान से देखें, साबुन का जो कण है ये दे रखा है उदाहरण के रूप में C17H35COON, ये रहा साबुन का कण। साबुन के कण में अगर देखें तो कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, ये रही कार्बन की लंबी श्रृंखला, ठीक है। और लास्ट में क्या है, COON माइनस Na, इस तरह से। तो ये कार्बन की श्रृंखला हो गई और ये COON वाला हिस्सा हो गया। अब जब पानी में डालेंगे तो Na वाला हिस्सा तो टूट जाएगा,
तो केवल क्या बचा, कार्बन की श्रृंखला बची और COO- वाला हिस्सा बचा। ये जो कार्बन की श्रृंखला है ये क्या रहती है, ये जल के साथ आकर्षण नहीं दिखाएगी, क्योंकि कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला जल में कोई आकर्षण नहीं दिखाती। लेकिन जो COO- वाला पार्ट है उस पर तो आवेश है, आवेश है तो वो जल के साथ आराम से हाइड्रोजन बंध बना सकता है। यानी इस पूरे आयन के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा हो गया हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा जो कि जल विरोधी हो गया, और दूसरा हो गया COO- वाला हिस्सा जो कि क्या हो गया, जल रागी हो गया या जल स्नेही हो गया। तो इसको अगर मैं कम मात्रा में मिलाता हूं तो सामान्य मात्रा में ये क्या रहता है, एक वैद्युत अपघट्य की तरह काम कर रहा है, आयनों में टूट गया। लेकिन जैसे जैसे मैं इनकी बात करूं कणों की, तो ये कण जो है ध्यान से देखना, ये मान लिया द्रव है, तो ये कण जो जल रागी जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है वो तो जल के बाहर रहेगा, और जो COO- वाला हिस्सा है वो जल के अंदर रहेगा। इस तरह से रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जल से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो सतह पर जाकर अपने हाइड्रोकार्बन वाले हिस्से को बाहर कर लेगा, और जबकि COO- जो जल रागी वाला हिस्सा है वो कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, यानी ध्रुवीय हिस्सा अंदर, अध्रुवीय हिस्सा बाहर, ठीक है। ये तो सामान्य सांद्रता पर है। लेकिन जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो कण जल के अंदर उपस्थित है, ये मान लिया जल है, इसके अंदर जो कण है ये अंदर वाला कण, इस अंदर वाले कण के साथ दिक्कत है कि ये तो सतह पर नहीं है, तो ये क्या चाहता है कि हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा जल से दूर रहे। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो सतह के कण और अंदर वाले कण है ये अपनी स्थितियां बदलते रहते हैं, ठीक है। एक सतह पर जाएगा, दूसरा अंदर आएगा, फिर सतह पर जाएगा, फिर अंदर, अदला बदली चलती रहती है। अब जो कण सतह के अंदर हैं वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो ताकि हमारा जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है वो जल से दूर ही रहे, ठीक है, उसका नेचर ही ऐसा है। तो जब मैं सांद्रता अधिक करता हूं तो ऐसा होता है कि ये जो कण है बहुत सारे, ये आपस में मिलकर गोलीय रूप से या फिर क्या बोलते हैं बेलनाकार रूप से, किसी भी रूप से एक इस प्रकार का संरचना बनाते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा अंदर छुप जाए और जो COO- वाला हिस्सा है वो सतह पर आ जाए। तो ध्यान से देखिए, ये गोला बनाया हुआ है डायग्राम में, तो इसमें हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है वो अंदर चला गया, यानी जो जल विरोधी हिस्सा था वो अंदर जाकर छुप जाता है, जल से दूर रहेगा। और जो बाहर वाला हिस्सा COO- वाला है वो जल के संपर्क में रहेगा, तो यानी जो ध्रुवीय हिस्सा है वो जल के संपर्क में आ गया और अध्रुवीय हिस्सा अंदर चला गया, ठीक है। यानी जल विरोधी हिस्सा छुप गया, जो कि चाहते थे ऐसा ही हो, और जो जल स्नेही हिस्सा था वो बाहर आ गया। और ये जो गोलीय कण नजर आ रहा है इसका आकार कोलाइड के आकार में होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है संगुणित कोलाइड। तो साबुन के कण ने एक निश्चित मात्रा से ज्यादा होने पर क्या बना लिया, संगुणित कोलाइड बना लिया, और इस संरचना को मिशेल भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से मिशेल का निर्माण होगा। और इसी के आधार पर अब हमने बोला था कि मिशेल का निर्माण तब होता है जब सांद्रता एक विशेष सांद्रता से ज्यादा होती है। तो अगर सांद्रता बहुत कम है तो मिशेल का निर्माण नहीं होगा। धीरे धीरे मैंने सांद्रता बढ़ाना चालू किया, तो जिस सांद्रता से उच्च सांद्रता पर मिशेल का निर्माण होता है उसे बोलते हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रता। यानी अगर जो आपका अवयव है, डिस्पर्स्ड मीडियम है, प्रावस्था है, परिशुद्ध प्रावस्था है, उसकी सांद्रता मिशेल सांद्रता से ज्यादा है तो कोलाइड बन जाएगा, कम है तो कोलाइड नहीं बनेगा, ठीक है। तो वह सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर संगुणित कोलाइड बनता है इसे बोलते हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रता। और साबुन की लगभग कितनी होती है, 10⁻⁴ से 10⁻³ के बीच में, ठीक है। इन कोलाइडों में जल रागी और जल विरोधी दोनों हिस्से होते हैं, देखिए यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है। जो जल रागी है वो तो COO- वाला हो गया, जल विरोधी क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई, ठीक है। और मिशेल जो बनता है यानी पूरा जो अणु बनता है जोड़ने के बाद, इसमें 100 या उससे ज्यादा भी कण हो सकते हैं, ठीक है। मिशेल का निर्माण एक विशेष ताप से उच्च ताप पर ही होता है, यानी अगर ताप बहुत कम है तो भी मिशेल का निर्माण नहीं होता, ठीक है। तो वह ताप जिससे अधिक ताप पर मिशेल का निर्माण हो सकता है उसे बोलते हैं क्राफ्ट ताप। आपने सुना होगा बहुत ज्यादा ठंडा पानी होता है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी होता है तो साबुन काम नहीं करता है, कपड़े नहीं धुलते, ठीक है। क्योंकि अगर ताप कम कर देते हैं, ताप अगर बहुत कम है, बहुत ठंडा पानी है, तो फिर मिशेल का निर्माण आसानी से नहीं हो पाता।
और जबकि कपड़ों की धुलाई के लिए मिशेल का निर्माण होना बहुत जरूरी है, ये अपने को आगे पता पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ताप एक निश्चित ताप से ज्यादा होगा तभी मिशेल का निर्माण होगा, अगर कम है तो मिशेल का निर्माण नहीं होता। और जिस ताप से उच्च ताप पर मिशेल बनता है उस ताप को बोला जाता है क्राफ्ट ताप। ठीक है, ये देखिए ये पूरा का पूरा वही बता रखा है। ठीक, स्टायरेट आयन जो जल का है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया वही है। COO हिस्सा वाला हिस्सा बाहर है, हाइड्रोकार्बन वाला अंदर है। फिर इसके बाद इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं मिशेल जो बना सकते हैं। ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया, सोडियम ऑलिएट हो गया। ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं। सारे उदाहरणों में खास बात नजर आ रही होगी कि एक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है लंबी, और फिर उसके बाद क्या है, एक हिस्सा है जिस पर आवेश है। यानी एक हिस्सा द्रव विरोधी हो गया और दूसरा हिस्सा क्या हो गया, द्रव रागी हो गया। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि आप देखकर भी बता सकते हो कि कौन मिशेल बना पाएगा कौन नहीं। हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, और दूसरा सिरा कैसा होना चाहिए, जो जल के साथ बंध बना सके, यानी या तो उसमें आवेश हो या फिर ऐसा कोई समूह लगा हो जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना दे। ठीक है, तो ये अपने को कुछ उदाहरण है। तो इसके आगे की चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, टाइम होता जा रहा है। ठीक, चलिए मैं यहाँ तक का हैंड आउट भेज देता हूँ। वैसे हैंड आउट भेजने की जरूरत नहीं है, हैंड आउट भेजू क्या, क्योंकि ज्यादातर तो अपन ने मॉड्यूल से ही है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज मैंने इसमें जनरली लिखवाई नहीं है। ठीक है, हैंड, क्योंकि सब कुछ मॉड्यूल का ही वो है, हैंड वो है। तो इसका हैंड एक्चुअली ये जो फाइल है ना ये बेटा बहुत बड़ी है, इस फाइल के मेरे को 4 हिस्से करने पड़ेंगे तब जाके आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने फोटो खींच के लगाया ना, तो गूगल ड्राइव पे मैं डायरेक्टली डाल दूंगा। ठीक है, गूगल ड्राइव पे मैं डायरेक्टली इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मॉड्यूल है ही वैसे आपके पास, तो मॉड्यूल से ही लिखा है मैंने, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है, तो मैं आपको यहाँ भेजने की बजाय इसको गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भेजने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 3-4 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं सबका हैंडआउट एक साथ, या सॉरी आज का हैंडआउट मैं अभी भेज देता हूँ, लेकिन गूगल ड्राइव पे भेजूंगा तो आप वहां से ले लेना। ठीक है, और गूगल ड्राइव से ले लेना, और मैं गूगल ड्राइव का जो फाइल है, गूगल ड्राइव का जो फाइल है जिसमें लिंक है वो मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं गूगल ड्राइव पे डाल रहा हूँ इसको। ठीक है, आप वहां से ले लेंगे, और गूगल ड्राइव का लिंक मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, लिंक पहले वाला ही है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है। गूगल ड्राइव पे जाने में भी बहुत टाइम लगेगा, सेव होने में भी बहुत टाइम लगेगा। गूगल ड्राइव वाला फाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो लिंक वाला फाइल है ना, लिंक, वो मैं आपको भेज देता हूँ, और फिर मैं इस चैप्टर को गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा। तो अगर गूगल ड्राइव पे थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट लग जाएंगे गूगल ड्राइव पे भेजने में। हाँ, लीव कर सकते हैं, अगर आपके पास लिंक है आप लीव कर सकते हैं, लेकिन फाइल थोड़ी देर में मिलेगी आपको। मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, तो उसको लोडिंग में टाइम लगेगा क्योंकि फाइल का साइज काफी बड़ा है। ऑफलाइन का ऑफ नहीं है बेटा, आज ऑफलाइन तो है आज।
मैंने गूगल ड्राइव पे डाल दी है बेटा फाइल, आप गूगल ड्राइव से ले सकते हैं। अपलोड हो रही है फाइल अभी। मैंने अपलोड कर दिया गूगल ड्राइव पे, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, हैंड आउट हाँ मैंने भेज भी दिया है। एक्चुअली फाइल साइज थोड़ा छोटा हो गया, मैंने थोड़ा फाइल साइज छोटा कर दिया, उसको भेज दिया, ठीक है, एडजस्ट करके, ठीक है। होमवर्क यहाँ तक के क्वेश्चन आप कर सकते हो, बिगनर बॉक्स 1 हो जाएगा एंड ऑल, ठीक है, एडजॉर्प्शन के क्वेश्चन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। हैव अ गुड डे।